सर आपकी पूरी यात्रा में आपने बहुत नेम, फेम, पैसा, पावर सब चीज़ें देखी। तो सक्सेस और हैप्पीनेस को आप किस अप्रोच से देखते हैं सर? सो हैप्पीनेस को मैं ऐसे देखता हूँ कि इफ़ आई एम सेटिस्फाइड, इफ़ आई एम डूइंग, अगर मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ उसको पूरे मन से करूँ और अच्छे से करूँ, परफेक्टली करूँ, तो आई विल बी सेटिस्फाइड वॉट एवर। अगर छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जिस काम को उठाता हूँ अगर उसको अच्छे से करूँ तो आई एम सेटिस्फाइड। सो फॉर मी सेटिस्फेक्शन इज हैप्पीनेस एंड इन सेटिस्फेक्शन इज सक्सेस। अगर पूरे युवाओं को या आज एस्पिरेंट को कुछ 1 मिनट के अंदर संदेश देना चाहें तो आपका क्या होगा? लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, बहुत प्रीशियस लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। सो वी शुड वर्क टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग what is life and live life very joyfully, जी live every moment rightly, जी and just be satisfied with whatever you're doing in life and try to build acceptance in whatever is happening. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट में श्री सौरभ जी देवनानी, जिन्होंने आईआईटी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया है। आज इस शख्सियत से हम जानेंगे कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही और क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल देखा। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। जी सर, आप अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सौरभ देवनानी है, मैं यहीं जयपुर में पला बड़ा हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग स्प्रिंगफील्ड से की है, जो कि आईसीएसई बोर्ड से है। जयपुर में सिर्फ 2 ही स्कूल आईसीएसई बोर्ड के हैं। उसके बाद आईआईटी की प्रिपरेशन की थी। आईआईटी मेरे को मिला था, बट मैंने आईआईटी छोड़ के एमएनआईटी चुना क्योंकि मेरे को जयपुर में रहना था। फिर उसके बाद मैंने मारुति सुजुकी में जॉब करी। फिर कार देखो में जॉब करी, B2B एंटरप्राइज सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स में जॉब करी। फिर उसके बाद बहुत डिफरेंट रोल्स में जॉब किया है मैंने। फाइनेंस कंपनी में किया है, फिर एचआर रोल भी किया है। मेरा जो लास्ट जॉब था उसमें मैं एचआर ओडी का काम था, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का काम था। यूएस बेस्ड कंपनी थी, बैक ऑफिस था उनका जयपुर में। जी, तो जैसा कि सर आपने बताया कि आपने आईआईटी को छोड़कर एमएनआईटी जयपुर को चूज किया, तो उसमें आपने कौन सी ब्रांच चूज की और क्यों की सर? एमएनआईटी जयपुर में मैं करना तो कंप्यूटर साइंस चाहता था, बट एक रैंक से चूक गया। तो मेरी ब्रांच थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी अच्छा, वो मेरा चूज़ करने का बहुत सिंपल रीज़न था। मैंने अपने फ्रेंड से पता किया था, तो आफ्टर सीएस मैकेनिकल वाज वेरी फेमस इन एमएनआईटी। ऑन दैट टाइम। यस, इन दैट टाइम। तो सर आपने आईआईटी क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी की या कुछ कोचिंग की हेल्प ली? मैंने कोचिंग की हेल्प ली। मैं बंसल क्लासेस से पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद बंसल क्लासेस से टीचर्स दूसरे कोचिंग में मूव कर गए थे, फिर वहाँ पे भी गया। फिर एक करियर पॉइंट करके इंस्टीट्यूट है, उससे भी मैंने पढ़ा है। मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल का और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन किया था। जी सर। और जो आपकी सर यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट और जो पीक था फेम का, वो आपने राष्ट्रपति भवन का सफ़र किया, वो किस तरीके का एक इनोवेशन था और कैसे आप वहाँ पहुँचे और वहाँ आपको क्या सीखने को मिला? आई वॉज़ वेरी लकी। सो इन माई कॉलेज टाइम एक अपॉर्चुनिटी आया था कॉलेज के पास। उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया था, उसके तहत उन्होंने हर सेगमेंट से कुछ कुछ लोगों को राष्ट्रपति भवन इनवाइट किया था। ये जानने के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम करती है। तो मेरे कॉलेज में एनआईटी कॉलेजेस में भी इनविटेशन आए थे, जिसके तहत मैं सेलेक्ट हुआ था। मेरे कॉलेज से आउट ऑफ 4000-5000 स्टूडेंट्स आई गॉट सेलेक्टेड। इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था और को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस सीजीपीए जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको टोटल मिला के मेरी स्कोरिंग पूरे कॉलेज में टॉप थी। तो देन दे आई वाज मैं राष्ट्रपति भवन गया, वहाँ 7 दिन रुका। वहाँ पे मैं हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। प्रणब मुखर्जी से 2 बार मिला। फिर डिफेंस में जो हेड होते हैं उनसे भी मिला, उनकी भी डिनर पार्टी थी। उस टाइम स्मृति ईरानी के सेक्रेटरी, स्मृति ईरानी से भी मीटिंग था, बट कैंसिल हो गया बिकॉज वो अवेलेबल नहीं थी। तो उनकी सेक्रेटरी, उनके साथ हमारी मीटिंग थी। ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑल ओवर इंडिया, उनसे भी हमारी मीटिंग थी। तो ऐसे कई टॉप ऑफिशियल से हमारी 7 डेज़ में मीटिंग हुआ। हम राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट एस्टेट में रहे। हमने देखा कैसे राष्ट्रपति रहते हैं, कैसे उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, कहाँ वो मूवी देखते हैं। हमें एक मूवी भी दिखाई गई उनके बंगलों में, जहाँ पे वो उनका अलग से मूवी थिएटर था। तो और हॉर्स राइडिंग की अलग से जगह थी। तो इट वॉज़ वेरी वंडरफुल।
those 7 days were very memorable. प्लस 7वें दिन मेरे पेरेंट्स को भी कॉल किया गया था, जी। सो दे केम टू राष्ट्रपति भवन. एक फेयरवेल सेरेमनी रखी गई थी, जी। विच वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर माई पेरेंट्स एज वेल, एंड इट विल बी मेमोरेबल थ्रू आउट माई लाइफ. एंड इवन आई हैव सीन 1947 में जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन की थी, जी। जो प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट हाउस में एक रूम है जहाँ से, क्योंकि तब पार्लियामेंट नहीं बना था, जी। तो उस रूम से गवर्नमेंट रन हुई थी. तो वहाँ पे हमने, हमें किस्मत, हमारा फॉर्चून इतना अच्छा था कि वहाँ पे हमने बैठ के राष्ट्रपति के आगे हमें कुछ लाइनें बोलनी थी सबको, तो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का हमें मौका मिला और वो रूम देखने का हमें मौका मिला जहाँ से 1947 की गवर्नमेंट रन हुई थी. तो सर उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी और आप इस चीज़ों को कैसे ले रहे थे, एक सेलिब्रिटी की तरह, या किस तरीके से आप इसको? उस टाइम मेरी उम्र थी 22 ईयर्स जी। और 22-23 ईयर्स थी. एंड बस यही था कि इट वॉज वेरी फॉर्चुनेट. आई हैव नेवर थॉट दैट आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एन्जॉयड इट फुली. एंड जस्ट ये सोचा कि अब सेकंड बार कैसे मिलूँगा, उसकी प्लानिंग करता हूँ लाइफ में. अच्छा, अभी आपका दोबारा टारगेट है कि आप दोबारा से? हाँ, मेरा उसी टाइम मेरे मन में आया था अपने आप ही कि अब मैं सेकंड बार मिलूँगा इनसे, मतलब सेकंड बार राष्ट्रपति से मिलूँगा लाइफ में. तो बस उतना ही सोच के. और हाँ, एक और चीज़ समझ में आई कि राष्ट्रपति भवन में 7 डेज़ रहा, तो मेरे को वैल्यू ऑफ होम भी बहुत फील हुआ कि हाँ, कि आप जब घर से दूर रहते हो तो घर की याद आती है, तो वो भी था. बट सर घर की याद से कंपेयर करें अपन तो वो एक बहुत बड़ा क्षण था आपके लिए जो आज भी नहीं भूल पा रहे होंगे, जहाँ से आपकी लाइफ का ये मान सकते हैं कि यू टर्न हो, या आगे बढ़ने का एक जो क्षण होता है जहाँ से व्यक्ति को फेम मिलता है, एक पहचान मिलती है, वो पॉइंट था, या उससे पहले जब आपने IIT क्रैक की वो पॉइंट था? नहीं, मेरे को जब मैं प्रेसिडेंट्स हाउस गया तो मैंने कॉलेज में बहुत मेहनत की थी. मुझे कॉलेज में मज़दूर बोला जाता था क्योंकि मैं सारे एक्स्ट्रा काम करता था अलॉन्ग विद पढ़ाई. तो उस टाइम तो मैं सुन लेता था वो कमेंट्स, बट देन जब मेरे को ये चीज़ मिला, ये ऑफ़र मिला और जाने का मौका मिला, तो आफ्टर देन आई रियलाइज दैट वॉट एवर हार्ड वर्क आई हैव डन, इट वॉज पेड ऑफ. और जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप गए तो उसके बाद आपने जैसा कि बताया कि इन बिटवीन आप सारे दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा इनोवेशन स्टार्ट किया था, जैसे आज स्विगी, जोमेटो हो गया. तो जितने भी कचरा बीनने वाले लोग होते हैं गलियों में आजकल अभी भी देखने, उनके लिए आपने एक इनोवेशन किया था, वो क्या था सर? तो बस ये था कि कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है. अगर आप देखेंगे स्टार्टअप वर्ल्ड तो 2010 से 2014-15 के बीच में फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारी कंपनीज एक साथ से अमेजोनल स्टार्ट हो गई. उस टाइम फूड पांडा भी थी जो बहुत चली. तो बहुत सारी कंपनीज एकदम से अमेजोनल स्टार्ट हो गई और हम इंजीनियरिंग कॉलेज में ही थे, यंग स्टूडेंट्स थे, तो हमारे में भी बहुत जोश था कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे. तो उस टाइम बहुत ये रहता था कि थोड़ा सा कर लो, फंडिंग मिल जाएगी, आगे बढ़ जाओगे, बिजनेस कर लोगे और कुछ बड़ा कर लोगे. तो सिंस वी वो वेरी यंग, तो यंग में यूथ में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जी. सिर्फ डायरेक्शन की कमी होती है. तो बस वही था, हमने सोचा कैसे करें, क्या करें. तो एक दिन घर पे बैठे थे, हमने देखा कि अरे कबाड़ी वाला है, इसको कैसे बुलाएंगे, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है. अरे ये गैप है, गैप फिल करते हैं. तो बस ये गैप फिल करते हैं, ऐसा करके हमने सोचा अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, जी. लोगों को तो ये फैसिलिटी चाहिए भाई, वो कबाड़ी ऑन कॉल आ जाए, बट ये है नहीं. तो जहाँ गैप होता है इंसान वही काम करता है. बट इसमें एक और पहलू था जो हमें आगे चल के समझ में आया कि कई बार गैप्स इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वो चीज़ कवर करना बहुत मुश्किल रहती है, शायद वो मार्केट में उतना फिजिबल नहीं रहता, इसलिए भी कई बार गैप्स रह जाते हैं. तो जब हमने इसको करना स्टार्ट किया तो समझ में आया कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो इसलिए नहीं हो पाते पूरे क्योंकि वो उनका भी समय नहीं आया होता जी. हम उसको समय से पहले कर रहे होते हैं. जी. तो वो ऐसा ही लगा कि कबाड़ी वाले उतने भी टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं. जी. तो उनको टेक्नोलॉजी समझाना, प्लेटफॉर्म पे लाना, वो एक नेक्स्ट लेवल टास्क है जो कि उनको नहीं समझ आता. और उनका बिजनेस उस पर डिपेंडेंट भी नहीं है. तो वो समय से बहुत पहले वाली चीज़ हमने करने की कोशिश की, जो इसलिए कि हमें लगा कि हमें उसमें असफलता मिली. तो सर ये काफ़ी अच्छा प्रयास था, एक इनोवेशन था, आपने कोशिश भी की, हालांकि सफलता नहीं मिली, उसके कुछ अलग फैक्टर्स थे. अगर ऐसा देश, ऐसा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता तो मे बी वो सफल भी हो सकता था. इसके अलावा सर जैसे
इन बिटवीन ग्रेजुएशन कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली, स्पेशली इंजीनियरिंग में तो सारी स्किल बेस पे होता है। तो उसमें आपने ऐसी कौन सी स्किल पे ज़्यादा अच्छे से कमांड हासिल की जिससे आपको आगे जाके जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और आप अच्छे से आपने काम किया? मेरा एटीट्यूड हमेशा गो विद द फ्लो रहा है। तो सिंस आई वाज गुड इन स्टडीज़, मेरा स्टडीज़ में हमेशा अच्छा रहा है। आई क्रैक्ड 9.2 पॉइंट इन द फर्स्ट ईयर एंड गॉट सेकंड रैंक इन माय ब्रांच। बट जैसा कि मैंने कहा, मेरा फोकस गो विद द फ्लो रहा है। तो मेरे पास जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती गई मैंने उसको वेलकम किया। सो आई फाउंड दैट आई वाज गुड इन मैनेजमेंट, आई वाज गुड इन डीलिंग विद पीपल, आई वाज गुड इन बिल्डिंग नेटवर्क्स। तो मेरे को वैसी अपॉर्चुनिटी, जैसे फेस्टिवल, कॉलेज में फेस्ट होते हैं उसको मैनेज करा, कॉलेज में और इवेंट्स होते हैं उसको मैनेज करने लगा। तो जब वो करने लगा तो मुझे समझ में आया कि मेरे में वो स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो फिर मेरा ध्यान उस तरफ जाते गए एंड देन जब कंपनीज आई तो मुझे जॉब भी फिर वैसी मिली। मेरे को मारुति में जॉब मिली, टेक्नो कमर्शियल, विच वॉज टेक्निकल बट विद फील्ड बिजनेस। टेक्निकल भी थी, प्लस उसमें बिजनेस एंगल भी इन्वॉल्व था और उसमें वो सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व थे जिसके लिए मैं नेचुरली बना था। तो येस, इन कॉलेज लाइफ सिंस आई वाज गोइंग विद द फ्लो, सो आई एक्सप्लोर्ड एंड आई फिगर्ड इट आउट इन विच फील्ड आई वाज गुड इन। तो सर पहला प्लेसमेंट आपका जो हुआ किस कंपनी में हुआ? मारुति में हुआ सीधा? मेरा पहला प्लेसमेंट मारुति सुजुकी में हुआ था, विच इज़ स्टिल इट इज़ द टॉप ऑटो कंपनी इन इंडिया एंड इट वाज आई वर्कड इन मारुति फॉर 2 years। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। तो उसमें सर अराउंड क्या पैकेज आपको मिला? शुरुआती दौर में तो अक्सर कम ही होता है, तो आपका क्या पैकेज था? तो मेरे को हमारे टाइम में मारुति बीटेक होल्डर्स को, जो भी एनआईटी बीटेक होल्डर्स को देती थी, 7 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता था हमारा पर ईयर? पैकेज। हाँ जी। एंड 2 years का बॉन्ड था जो कि मैंने कंप्लीट किया एंड देन आई लेफ्ट द कंपनी। तो इसके अलावा सर फॉरेन कंपनीज भी आजकल एनआईटी और आईआईटीज़ के अंदर आती है प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ भी आपको कोई ऑफ़र मिला जिसमें आप जा सकते थे? नहीं, हमारे कॉलेज में एक रूल है कि एक जना एक ही कंपनी में सिलेक्शन ले सकता है। तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया, आई वाज आउट ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स। फिर मारुति सुजुकी के बाद में आपने किस कंपनी को ज्वाइन किया, आगे क्या रहा? मारुति सुजुकी के बाद में मैंने कार्डे को ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे तब तक समझ में आ गया था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे को क्या अच्छा लगता है। जी। तो मेरे को कार देखो में बिजनेस डेवलपमेंट रोल मिल रहा था और एक छोटा प्रोडक्ट था विच वाज ट्रक्स देखो, एक छोटा प्रोसेस था आई वुड से। और उसमें छोटे से जी। और छोटे से चीज़ों को बिल्ड करना था ज़ीरो से। जी। तो मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट था कि एक छोटी कंपनी को कैसे बड़ा कंपनी बनाया जा सकता है। तो उसमें वहाँ मौका था, वहाँ सीखने का मौका था, तो मैंने खूब सीखा। और जो मेरे बॉस थे वो ही वॉज एन एंजल इन्वेस्टर, सीरियल इन्वेस्टर थे। तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी सीखा, पर्सनली बहुत सीखा उनके साथ मैंने। बेस्ट नौकरी में आपको ऐसा कोई चैलेंज लगा हो जो आपने फेस किया हो और उसको हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक रहा हो, तो वो क्या रहेगा? फर्स्ट नौकरी में जी। चैलेंज बस इतना सा था कि ऑफिस का माहौल थोड़ा सा शाउट, चिल्लाना ज़्यादा होता था, है ना। और हम बहुत यंग थे और हमारे जो काउंटर पार्ट्स थे जिनको हमें हैंडल करना था, जिनके हम ऑफिसर्स थे, उनकी एज थी 50 साल, 55 साल, 60 साल। जनरल मैनेजर्स, वर्कशॉप के बिजनेस ओनर्स, तो उनके साथ डील करने में समटाइम्स यू हैव टू बी लिटिल बिट लाउड, लिटिल बिट ट्रिकी। तो वो पार्ट मेरे लिए बहुत नया था, है ना। मैंने लाइफ कभी वैसे देखी नहीं थी। आपको थोड़े ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। यू माइट हैव टू शाउट ऑन सर्टन एज ग्रुप ऑफ पीपल विच जो आपसे 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़े हैं, जिनको इंडस्ट्री में इतना पुराना टाइम हो गया है और आप आए हो सिर्फ 6 महीने, 1 साल हो गया, है ना। यू आर बिहेविंग लाइक दिस। तो दैट वाज टफ फॉर मी। और सर ये आपको एक सबक की तरह देखने को मिला, जब फर्स्ट नौकरी करता है व्यक्ति तो कई सारे चैलेंजेस होती है, नॉनली अननोनली उससे गलतियां भी होती है। तो क्या सजेशन रहेगा, जैसे आजकल फ्रेशर जो भी फाइनल ईयर में प्लेसमेंट होता है, कोई भी ब्रांच हो, सीएस हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसको कम से कम प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले? जी, आफ्टर ज्वाइनिंग, जब फर्स्ट प्लेसमेंट हो तो उस टाइम पे। आई वुड नॉट से दैट। देखिए, हर कोई अपने हिसाब से जर्नी को सीखता है। मैंने भी गोइंग विद द फ्लो, मेरे को जो सही लगा मैं करता गया। जैसे मारुति सुजुकी में 2 साल का बॉन्ड था, तो आई वॉज श्योर दैट आई हैव टू कंप्लीट द बॉन्ड, नो मैटर मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, मेरे को जैसा भी फील हो रहा हो, तो आई हैव टू कंप्लीट द बॉन्ड। मैंने बॉन्ड कंप्लीट किया, दूसरी नौकरी मिली, मैं आगे बढ़ गया। तो बस सिंपल सा है, जो चीज़ करो उसको अच्छे से करते जाओ
और विद टाइम लाइफ अपने आप भी अपना डायरेक्शन बताती है। तो अच्छे से करना ज़रूरी है, और मे बी कई बार चीज़ें नहीं पसंद आती आपको, आपके मन के मुताबिक नहीं होता, बट फिर भी यू हैव टू फोकस ऑन डूइंग द थिंग्स परफेक्टली। ठीक है। उसके बाद सर आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहा है। जैसे आपने 2012 13 14 के आसपास बीटेक की थी, आज सारी दुनिया एआई से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई है। तो उस चेंज को आप किस तरीके से देखते हैं? It's a good change, means a positive change. If you see in 1990s to 2010, 2000 to 2010, machines और एडवांस हो गई हैं और पावरफुल हो गई हैं और कंप्यूटिंग फास्ट हो गई है, तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं और उसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं, एमर्ज हो रहे हैं लगातार। जी। तो अगर हम बेनिफिट्स को देखेंगे तो इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव स्टेप गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे तो 3 days a week 4 days a week हो जाएगा, या 2 days 3-4 days वीक तो चल ही रही है अभी हमारे चर्चा में। मे बी इन नेक्स्ट 5 years वी मे सी 3 or 4 days a week. जी। So we will have lot of time in hand जी। as compared to today. So we can invest that time in nurturing ourselves, जी। in making a grooming our personality, जी। giving us more time, जी। more productive time, more creative time. So creativity will enhance. Singing, dancing, uh, people will invest on food also. So such aspects of life, even people will invest on their personal lives. Yoga will increase, meditation will increase, so all these aspects of life will increase. जी। इन सब के बाद सर आपने जैसे जॉब का एक्सपीरियंस लेने के बाद कुछ दिन शायद आपने स्टार्टअप भी किया था, मैं भी स्टार्ट भी कर दिया था। वो किस तरीके का आपका स्टार्टअप था? वो मैंने फिर उसके बाद सेकंड, क्योंकि मेरे को मन था कि चलो कुछ तो एक तो मैं इसको एक स्टार्टअप तो क्लिक करूँगा, तो मैंने जी। सेकंड स्टार्टअप कार में किया, कार इंडस्ट्री में किया था। जी। सिंस मुझे 4 साल हो गए थे उसमें ऑलरेडी, 4 to 5 years, सो आई हैड अ डिसेंट एक्सपीरियंस इन कार इंडस्ट्री। सो आई हैव स्टार्टेड इन दैट। उसमें कार क्लीनिंग का था। हमारे इवन 350 कस्टमर्स भी बन गए थे, हमने एप्लीकेशन भी बनाई थी। बट उतना करने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन ऑपरेशन इंटेंसिव प्रोसेस, उसमें ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती और उसको स्केल करना बहुत टफ था। जी। तो स्केल करना टफ था, तो इसलिए हमने बैक कर लिया। सर अब आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है, आईआईटी की तैयारी की, बीटेक की, इतनी जॉब्स की, और कहीं ना कहीं आपने एक स्टार्टअप भी शुरू करने की अच्छी कोशिश कहीं ना कहीं भी किया। तो इस बीच में सर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है। आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेस में भी खो देता है या तनाव ले लेता है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे सर आप? सिंपल है। स्ट्रेस तब आता है जब आप इन सब चीज़ों में फेलियर्स ढूंढते हो। तो मेरे को कभी भी ये नहीं लगा कि मेरे को अगर कोई स्टार्टअप मुझे बंद करना पड़ा या फोल्ड करना पड़ा तो उसमें मुझे कोई फेलियर जैसा फीलिंग रहा नहीं। उसमें ही मैंने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें आज भी मुझे समझ में आती है, और इट हैज़ मेरे नेचर में वो इम्बाइब होने लग गई। जी। चीज़ें चेंज होने लग गई। आज जब मैंने पहला स्टार्टअप किया था तो मुझे समझ में आया कि समय से पहले चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जी। टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, टीम राइट होनी चाहिए, आपके पास हर तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए कोर टीम में, और आपको अगर आप कर रहे हो स्टार्ट तो आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। जी। फिर सेकंड स्टार्टअप में ये समझ में आया कि टीम भी बन गई, बट टीम में अगर राइट क्वालिटी नहीं है तो भी नहीं होगा। प्लस आप दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ पे फुल फोकस होकर उसको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर दो चीज़ों पे सवार करोगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। तो मैं जॉब के साथ करता था स्टार्टअप, जी। तो वो मज़ा नहीं है। मतलब या तो स्टार्टअप कर लो अच्छे से या जॉब कर लो अच्छे से। तो फिर वो चीज़ सीखा कि यू हैव टू गिव 100%। मतलब 99% भी काम नहीं चलता अगर आपको सच्ची में एक कंपनी को बिल्ड करके खड़ा करना है तो सर इस यात्रा में आपने बहुत सारा स्ट्रगल देखा और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपको विल पावर या एक यूमानिक शक्ति कहाँ से मिलती है कि आप चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं? कई बार अपन देखते हैं लोग किसी स्टार्टअप में फेलियर मिल जाता है या कोई जॉब छूट जाती है, कहीं पसंद नहीं आती, तो वो एकदम से थोड़े दिन उनके लिए स्टक हो जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? आज भी लगातार चलते जा रहे हैं। देखो, मैं वैसे तो नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल जैसे नहीं देखता मैं इसको, बट हाँ, अब आई हैव अ टेंडेंसी टू सिट विद माई सेल्फ। जैसे मैं एवरी ईयर, एवरी सेकेंड या थर्ड ईयर मैं विपश्यना कोर्सेज में जाता हूँ, 10 डे कोर्सेज में जाता हूँ, जिसमें मैं अपने साथ बैठता हूँ। आई सिट विद माई सेल्फ एंड इट ऑलवेज हेल्प्स मी। तो व्हेन आई सिट विद माई सेल्फ आई एम एबल टू ऑब्जर्व माई लाइफ वेरी क्लोजली, माई good things and bad things very closely. जी।
and it helped me to again come back with the full force and try to rebuild and recreate what I have missed. सर अभी आपने विपश्यना का जिक्र किया, जो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर एक युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी इसके महत्व को समझते हुए आज स्कूल कॉलेज लेवल पे इसको कंपलसरी किया है, उसमें आप जाते भी हैं। तो इसके सर कोई व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम अगर सुने कि विपश्यना कोई चीज़ होती है, मेडिटेशन कैंप होता है, तो इसको आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि क्या कोर्स होता है, क्यों करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे? विपश्यना 10 डेज़ का कोर्स होता है। इट्स अ मेडिटेशन कोर्स ऑफ 10 डेज़ वेर इन लोग आते हैं, अलग अलग तबके के लोग आते हैं, वहाँ पे उनको रहना होता है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। 9 डेज़ जिसमें मौन रहना होता है आपको। सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक लगातार मेडिटेशन होता है। डेली 10 आवर्स की सिटिंग्स होती हैं। तो इट्स अ वेरी इंटेंसिव कोर्स, बट इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कोर्स। तो अगर किसी को अपने साथ बैठना है तो इससे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं है अवेलेबल। तो इसके सर कुछ चार्जेस रहते हैं या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, कोई आम आदमी आना चाहे तो? सो इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप गूगल पे चाहिए, आप टाइप कीजिए जहाँ जिस सिटी का भी सेंटर है वहाँ पे विपश्यना सेंटर, सिटी का नाम लिख दीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो पहला लिंक आएगा। उसमें सारे ईयर के कोर्सेज एक साथ डल जाते हैं। तो आपको जो डेट अवेलेबल है आप उसमें फॉर्म भर दीजिए, देन यू विल गेट अ मेल के थ्रू आपको कन्फर्मेशन आएगा। क्या सर इसके चिल्ड्रन कोर्स भी होते हैं? हाँ, इसमें हर एज ग्रुप के कोर्स होते हैं। छोटे बच्चों के 10 साल से कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें मौन नहीं रहता। 10 से 18 साल के छोटे छोटे कोर्सेज लगते हैं, 1-1, 2-2 दिन के, जिसमें मौन नहीं होता। और जो टीनेजर्स कोर्स होता है, जो कि 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स के एज ग्रुप का होता है, जिसमें 6 डेज़ मौन होता है, 7 डेज़ का कोर्स होता है। और एडल्ट कोर्स 10 डेज़ के, मिनिमम 10 डेज़ के होते हैं। इससे बड़े कोर्सेज भी होते हैं। तो सर अभी राजस्थान सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंदर सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बाल मित्र करके प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है, उसमें आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखते हैं? लगभग 1.5-2 साल इसको होने को आए हैं, तो इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? एक्चुअली इसकी नीड है या नहीं है, या इसको कैसे आगे कैरी ऑन किया जा सकता है? तो अभी देखा जाए तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट इज़ वेरी एक्टिव, एंड दे फाइंडिंग अ वे वेयर एजुकेशन में फिर से EQ, इमोशनल क्वेश्चन को जगह मिले, फिर से उन वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को जगह मिले, जो कि आज के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं मिस हो गया है। तो मेडिटेशन से दे आर ट्राइंग टू कवर अप दैट स्पेस। तो इसके तहत दे हैव डन एन MOU विद विपश्यना समिति। राजस्थान गवर्नमेंट का MOU है विपश्यना समिति से, एंड उसके तहत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ राजस्थान है उसमें मेडिटेशन, बच्चों को आनापान मेडिटेशन सिखाने का अनुमति है। It is very beneficial. It is helping students, and it is giving them students के पास एक opportunity है कि they can at least know, they can at least listen, they can at least practice for few minutes, and they can learn, and they can know that if there will be अगर वो कभी difficulty में आए in future, so they have a tool through which they can come out. So it's very wonderful. सर आपकी पूरी यात्रा में आपने बहुत नेम, फेम, पैसा, पावर सब चीज़ें देखी, तो सक्सेस और हैप्पीनेस को आप किस अप्रोच से देखते हैं सर? सो बात रही सक्सेस की, तो बात हैप्पीनेस की। सो हैप्पीनेस को मैं ऐसे देखता हूँ कि इफ़ आई एम सेटिस्फाइड, इफ़ आई एम डूइंग, अगर मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ उसको पूरे मन से करूँ और अच्छे से करूँ और परफेक्टली करूँ, तो आई विल बी सेटिस्फाइड। वॉट एवर, अगर छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जिस काम को उठाता हूँ अगर उसको अच्छे से करूँ तो आई एम सेटिस्फाइड। सो फॉर मी सेटिस्फेक्शन इज़ हैप्पीनेस, एंड इन सेटिस्फेक्शन इज़ सक्सेस। तो सर अगर इसको हम यूँ कहें कि अगर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पी है, या यूँ कहें कि कोई हैप्पी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस है? अब वो डिपेंड करता है कौन सक्सेस किस चीज़ में देखता है। जैसे मैं सक्सेस इस चीज़ में देखता हूँ कि अगर मैंने कोई भी काम उठाया है उसको मैं अच्छे से श्रद्धा भाव पूरे मन से 100% उसको परफेक्ट तरीके से करूँ विद इन टाइम लिमिट, तो मेरे लिए वो सक्सेस है, और वही मेरे लिए हैप्पीनेस लेकर आता है। और कोई सर आपके जीवन में अब तक कोई व्यक्ति, विचार या कोट जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? एक मेरे जीवन की घटना है। मेरे दादा की डेथ हुई थी 2008 में। तो मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था, तो ऐसे जस्ट 1-2 मिनट का इंटरेक्शन था। बेड पे उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, कैंसर था,
पूरे पीठ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, मतलब मेरे से देखा नहीं जा रहा था, उनकी आंखें भी बंद नहीं हो रही थी, बट स्टिल ही वांटेड टू लिव। तो मैं अपने पापा से पूछा था भाई इतना पेन है उनको, वो क्यों जीना चाहते हैं, है ना, इतने पेन में तो कोई यही बोलेगा कि मेरे को मौत चाहिए। हाँ। तो दैट इंसिडेंट हिट माई माइंड दैट ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पेन में है, इतना ज़्यादा पेन में, स्टिल ही विश टू लिव। तो उस वहाँ से मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को आई रियली वांट टू लर्न अबाउट लाइफ एंड मेरे को इस चीज़ से ऊपर उठना है। जी। तो सर आपने विपश्यना काफ़ी हद तक की है, तो इसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से देखते हैं, क्या इसके लाभ हैं और क्या जीवन में आप बदलाव देखते हैं? सो विपश्यना का शाब्दिक अर्थ है सही तरीके से चीज़ों को देखना, सही तरीके से चीज़ों को समझना। तो इट ब्रिंग्स बैलेंस इन लाइफ, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है, बहुत एक्यूरेट होने लग जाती है, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस होने लग जाते हैं, आपके रिएक्शंस रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। अगर जब रिएक्शन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होने लग जाता है तो यू टेक अ पॉज वाइल डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। आपका एंगर कंट्रोल में आने लग जाता है, आप हेस्ट में डिसीजंस कम लेते हो, आप अपने आप को ऑब्जर्व बहुत करने लग जाते हो, अच्छे से करने लग जाते हो। जो गलतियां हर कोई करता है, बट अगर गलतियों को आप टाइमली ऑब्जर्व कर लो तो सुधरने की जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो तेज़ हो जाती है। एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ होने लगता है। अब लाइफ में परफेक्शन आने लगता है धीरे धीरे। और अगर ये मान लीजिए सौरभ देवनानी को आज की आखिरी रात मिले, तो ऐसा कौन सा काम है जो वो करना चाहेंगे? अगर आज की आखिरी रात हो तो कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से बस ये अच्छे से जो करने का एटीट्यूड उसको बरकरार रखना चाहूँगा। मतलब उसी में आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छाई से और सच्चाई से करेंगे। जितना समय मिला है उसको मैं परफेक्शन की तरफ ही लगाऊंगा, फिर भले कितना कर पाऊँ वो सेकेंडरी है, बट लगाऊंगा उसी तरफ। अगर पूरे युवाओं को या आज एस्पिरेंट को कुछ 1 मिनट के अंदर संदेश देना चाहें तो आपका क्या होगा? लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, बहुत प्रीशियस लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, सो वी शुड वर्क टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ लाइफ and live life very joyfully, live every moment rightly, and just be satisfied with whatever you're doing in life and try to build acceptance in whatever is happening. तो अब कुछ रैपिड फायर के साथ सर अपन इस पॉडकास्ट को समापन की तरफ ले जाएंगे। जॉब या बिजनेस? दोनों। जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या पेट्रोल व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक। कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। गेम्स या वॉकिंग? वॉकिंग। सक्सेस या हैप्पीनेस? बोथ। और अगर आखिरी सवाल सर, अगर अपने 18 साल के वर्जन को, सौरभ देवनानी को, अगर आज आप सुझाव देना चाहें तो क्या देंगे? पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मैंने जब भी लाइफ में जो भी चीज़ की है वो उस मोमेंट के हिसाब से बहुत सही थी जी। तो मेरे को ऐसा कुछ कमी नहीं महसूस होता। उस मोमेंट के हिसाब से इट वाज गुड, इट वाज राइट। हल्का फुल्का एक आध इंसिडेंट है, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी। और आखिरी सवाल सर, आपका कोई ऐसा कोई प्रिंसिपल या सिद्धांत जिससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपने या नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रिंसिपल? बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हूँ मैं चीज़ों को लेके, बट येस आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ट्राई टू बी ट्रुथफुल विद माई सेल्फ, एंड आई हैव सीन द पावर ऑफ ऑनेस्टी इन लाइफ, वो ऑब्जर्व किया है, so, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ सौरभ देवनानी, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा को इस छोटे से पॉडकास्ट में बताने की कोशिश की, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। हम सब इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और ये जेबीपी मीडिया ग्रुप का इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला के अंदर ऐसे ही आगे पॉडकास्ट आते रहेंगे, और आप यूं ही जुड़े रहिए। थैंक यू।